इसका संपूर्ण स्वरूप गोलाकार था और इसकी सतह श्वेत प्रवाहमान प्रकाश से ढकी थी, जैसे ज्योति की कोई महीन परत चढ़ी हो। यह उस आशा कीट का प्रकाशपुंज था जो क्षण भर पूर्व प्रस्फुटित हुआ था। प्रकाश की इसी सूक्ष्म झिल्ली ने उस कोष्ठ को थाम रखा था ताकि वह ध्वस्त न हो जाए, और उस कोष्ठ के भीतर स्वाभाविक रूप से आद्य सिंधु विद्यमान था। सागर का जल दर्पण के समान स्थिर और चिकना था, जिसका वर्ण हरित नीलिमा लिए हुए था। फिर भी वह जल इतना सघन था कि उसमें ताम्र जैसी कांति झलकती थी। केवल प्रथम श्रेणी के कीट स्वामी ही इस हरित ताम्र आद्य ओज का निर्माण कर सकते हैं, जिसे हरित ताम्र सागर कहा जाता है। सागर के तल की ऊंचाई कोष्ठ के आधे भाग तक भी नहीं पहुंची थी, यह केवल 44% थी। ग श्रेणी की प्रतिभा की यही मर्यादा थी। सागर की प्रत्येक बूंद शुद्ध आद्य ओज थी, जो रुद्र के सार, प्राणशक्ति और आत्मा के घनीभूत स्वरूप का प्रतीक थी। यह विगत 15 वर्षों में संचित उसकी जीवन क्षमताओं का पुंज भी था। इसी आद्य ओज का उपयोग कीट स्वामियों द्वारा कीटों के संवर्धन हेतु किया जाता है। इसका अर्थ यह भी था कि अब से रुद्र ने औपचारिक रूप से प्रथम श्रेणी के कीट स्वामी के मार्ग पर पग रख दिया था। जैसे ही कोष्ठ खुला, रुद्र के शरीर में और अधिक आशा कीटों का प्रवेश रुक गया। रुद्र ने स्वयं को संयमित किया और अनुभव किया कि उसके सम्मुख दबाव किसी दुर्गम दीवार के समान सघन था। वह अब एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता था। मेरे पूर्व जन्म की भांति ही इस परिणाम पर वह अत्यंत उदासीनता के साथ मुस्कुराया। क्या तुम और आगे नहीं बढ़ सकते? विद्यासागर ने आशा की एक क्षीण डोर थामे हुए नदी के उस पार से ऊंचे स्वर में पुकारा। रुद्र पीछे मुद्दा और वापस चल पड़ा। उसने अपने कृत्यों से ही उत्तर दे दिया। इस क्षण वहां उपस्थित किशोरों ने भी प्रतिक्रिया देना आरंभ कर दिया। जनसमूह में अचानक कानाफूसी की गूंज उठने लगी। क्या रुद्र केवल 27 कदम चला तो वह मात्र ग श्रेणी की प्रतिभा निकला? अविश्वसनीय, उसके जैसे मेधावी के लिए केवल ग श्रेणी? भीडह में भारी व्याकुलता व्याप्त हो गई। बड़े भैया, उनमें से आयुष ने ऊपर देखा और रुद्र को नदी पार कर वापस आते देख स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या उसका अपना भाई मात्र अग्र श्रेणी का था? उसने सदैव यही सोचा था कि उसके बड्डे भाई इक्का श्रेणी की प्रतिभा होंगे। नहीं, केवल वही नहीं, अपितु उसके चाचा चाची और कुल के अनेक लोगों का भी यही मानना था। किंतु अब परिणाम प्रत्याशा के सर्वथा विपरीत था। धिक्कार है, वह मात्र अग्र श्रेणी का निकला। कुल प्रमुख ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक गहरी श्वास ली। उनके स्वर में स्पष्ट निराशा थी। अंधकार से देख रहे वृद्धों की भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं। कोई त्योरियां चढ़ाए था, कोई सिर झुकाकर चर्चा कर रहा था, तो कोई लंबी आह भरते हुए ऊपर शून्य में देख रहा था। क्या परिणाम त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं? ऐसा कैसे संभव है? यह विधि तर्क से परे सटीक है। और फिर हम निरंतर देख रहे थे। यहां छल करना दुष्कर है, किंतु उसकी पूर्व की समस्त गतिविधियां और उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, उसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? उच्च गुणवत्ता वाले आद्य सागर के स्वामी युवा वास्तव में साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि बुद्धिमत्ता, धारणा, स्मृति, बल और चपलता। किंतु इन लक्षणों का अर्थ यह नहीं है कि उनकी आद्य प्रतिभा निश्चित रूप से उच्च ही होगी। अंततः सब कुछ इन परिणामों से ही निर्धारित होता है। आशा जितनी बढ़ी होती है, निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। वर्तमान पीढ़ी अब प्रथम पीढ़ी जैसी प्रतापी नहीं रही। रुद्र के मोजे नदी के बर्फीले जल से भीग गए थे और वह शीतलता उसकी अस्थियों को बेध रही थी। वह उसी भावशून्य मुखमंडल के साथ आगे बढ़ता रहा। जनसमूह से उसकी दूरी निरंतर कम होती जा रही थी। वह स्पष्ट रूप से विद्यासागर के विषादपूर्ण मुख भावों को देख सकता था और उसे स्वयं पर टिकी सैगाधो युवाओं की दृष्टियों का पूर्ण आभास था। इन दृष्टियों में विस्मय, स्तब्धता और उपहास मिश्रित था। कुछ इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मन ही मन आनंदित थे, तो कुछ पूर्णतः तटस्थ। यह वही परिस्थिति थी जिसने अनिच्छा से रुद्र को उसके पूर्व जन्म की स्मृति दिला दी। उस समय उसे ऐसा प्रतीत हुआ था मानो आकाश ही टूट पड़ा हो। जब उसने उस शीतल नदी को पार किया था, तब उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा, जिससे उसका संपूर्ण शरीर जलमग्न हो गया। वह स्वयं को अत्यंत असहाय अनुभव कर रहा था, किंतु उसे सहारा देने के लिए कोई आगे नहीं आया। वे निराशापूर्ण शीतल भाव
और दृष्टियां तीक्ष्ण छुरियों के समान थीं, जो सीधे उसके हृदय को छलनी कर रही थीं। उसका मस्तिष्क अशांत था और वक्ष वेदना से दग्ध हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह बादलों से सीधे भूमि पर आ गिरा हो। व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है, उसका पतन उतना ही भीषण होता है। किंतु इस जीवन में जब वही दृश्य पुनः घटित हुआ तो रुद्र का हृदय शांत था। उसने उस पौराणिक गाथा का स्मरण किया, जब विपत्तियां घेर लें तो अपना हृदय आशा को सौंप दो। और आज वह आशा उसके भीतर विद्यमान थी। यद्यपि वह महती नहीं थी, फिर भी उन लोगों से श्रेष्ठ थी जिनमें आदिम प्रतिभा का सर्वथा अभाव था। यदि अन्य लोग निराश होते हैं तो उन्हें होने दें, वे और कर भी क्या सकते हैं। अन्य लोगों की निराशा से मेरा क्या प्रयोजन। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मेरे हृदय में आशा जीवित है। 5 शताब्दियों के जीवन ने उसे यह बोध कराया था कि मनुष्य के जीवन की रोचक घटनाएं उसी प्रक्रिया में घटित होती हैं जब वह अपने स्वप्नों का अनुसरण करता है। आसपास के लोगों से यह अनुनय करने की आवश्यकता नहीं है कि वे निराश न हों या उसे स्वीकार करें। अपने मार्ग पर अडिग रहो। शेष लोग अपनी इच्छा के अनुसार निराश और अप्रसन्न होने के लिए स्वतंत्र हैं। विद्यासागर ने एक दीर्घ उच्चवास छोड़ा और उद्घोष किया, अगला आयुष। किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। आयुष, विद्यासागर पुनः चिल्लाए। उनके स्वर की प्रतिध्वनि गुफा के भीतर गूंज उठी। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। आयुष अपनी स्तब्धता से बाहर आया और हड्डबद्दी में दौड़ पद्धा। दुर्भाग्यवश उसका पैर स्वयं से ही उलझ गया और वह गिर पद्धा। कराहते हुए उसका सिर भूमि से टकराया और वह लुढ़क कर नदी में जा गिरा। तत्क्षण संपूर्ण गुफा अट्टहास से भर गई। ये दोनों भाई कुछ विशेष नहीं निकले, वीरेंद्र ने उपहास किया। आयुष के प्रति उनके मन में एक प्रकार की झुंझलाहट भरी ऊब थी। यह कितनी बड्ढी लज्जा है। आयुष जल में छटपटाया और हाथ पांव मारने लगा। नदी की तलहटी अत्यंत फिसलन भरी थी। वह ठीक से खद्धा नहीं हो पा रहा था। उसके सर्वोत्तम प्रयास भी उसे और अधिक मूर्ख और अनाड़ी सिद्ध कर रहे थे। उपहास के स्वरों से उसका हृदय और भी अधिक विचलित होने लगा। किंतु ठीक इसी क्षण उसे अचानक एक शक्तिशाली खिंचाव का अनुभव हुआ, जिसने उसे ऊपर उठा लिया। अंततः उसका सिर जल की सतह से ऊपर आया और उसके शरीर ने पुनः संतुलन प्राप्त कर लिया। उसने व्याकुलता में अपना मुख पोंछा और दृष्टि केंद्रित की। वह वास्तव में उसका ज्येष्ठ भ्राता रुद्र ही था, जिसने उसका कॉलर पकड़ दचकर उसे ऊपर खींचा था। भ्राता, उसने कहना चाहा, किंतु इसके स्थान पर वह जल के कारण हाँफने लगा और उसे भीषण खांसी आने लगी। हाहा, परिवार के ये दुर्गतिग्रस्त भ्राता। तट पर खड़े किसी व्यक्ति ने उपहास किया। अट्टहास और तीव्र हो गया। फिर भी विद्यासागर ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। उनके माथे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं और हृदय निराशा से ओतप्रोत था। आयुष पूरी तरह किंकर्तव्य विमूढ़ था। तभी उसने अपने भ्राता को कहते सुना, जाओ, भविष्य का मार्ग अत्यंत रोचक होगा। आयुष आश्चर्य से अपना मुख खोले बिना न रह सका। रुद्र की पीठ जनसमूह की ओर थी, इसलिए वे उसे स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे, परंतु आयुष रुद्र से प्रवाहित हो रही शांति को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता था। जब उसके ज्येष्ठ भ्राता बोले तो उनके अधरों के कोने तनिक उठे हुए थे, जो एक गंभीर और विचारशील मुस्कान को दर्शा रहे थे। यह स्पष्ट रूप से केवल सी श्रेणी की प्रतिभा थी। फिर भी भ्राता इतने शांत कैसे हो सकते हैं? आयुष के मन में संशय भर गया, किंतु रुद्र ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने आयुष की पीठ थपथपाई और मुड़कर चला गया। आयुष हतप्रभ भाव लिए पुष्प सागर की ओर बढ़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भ्राता वास्तव में इतने शांत होंगे। यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं। उसने अपना सिर झुका लिया और शून्य मन से आगे बढ़ता रहा। उसे झांत नहीं था कि वह एक चमत्कारिक दृश्य की रचना कर रहा था। जब अंततः उसकी तंद्रा भंग हुई, वह पुष्पों के सागर में बहुत भीतर तक जा चुका था और उस दूरी पर खड़हठा था जहां उससे पूर्व कोई और नहीं पहुंच सका था। 43 पग। हे ईश्वर, ए श्रेणी की प्रतिभा। विद्यासागर चिल्लाए, मानो वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हों। ए श्रेणी, क्या वास्तव में ए श्रेणी? 3 वर्ष व्यतीत हो गए। अंततः कुल में एक ए श्रेणी की प्रतिभाशाली विभूति का उद्भव हुआ है। अंधकार में देख रहे कुल के वृद्ध भी अपना संयम खोकर एक साथ चिल्लाने लगे, इस बालक का रक्त हमारे वंश से ही संबद्ध है।
अतः हम चंदन परिवार वाले इस आयुष को अपना लेंगे। चंदन ने तत्काल घोषणा की। यह कैसे संभव है? ओ कुटिल चंदन, तुम्हारे नीति और सामर्थ्य दोनों ही भ्रष्ट हैं, किंतु तुम किशोरों को पथभ्रष्ट करने में निश्चित रूप से सिद्धहस्त हो। इस बालक के पालन हेतु इसे मुझ महेंद्र को सौंपना ही श्रेयस्कर होगा। महेंद्र ने तत्काल प्रतिगर्जना की। यह वाद विवाद बंद करो। वर्तमान कुल प्रमुख से अधिक योग्य इस बालक का संरक्षक और कोई नहीं है। जिसे भी कोई आपत्ति हो वह मुझ बीरेंद्र से टकराने को सिद्ध रहे। कुल प्रमुख जैसे विक्षिप्त हो उठे थे और उन्होंने अपनी प्रज्वलित रक्तवर्ण दृष्टि उन हताश और निरुत्साहित चेहरों पर डाली। शीघ्र ही 1 सप्ताह व्यतीत हो गया। मनुष्य समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है और गू आकाश एवं पृथ्वी का सार है। इस संसार में सहस्रों प्रजातियां हैं और अनगिनत गू कीट। वे हमारे चारों ओर सर्वत्र वास करते हैं, मृदा में, झाड़ियों में, यहाँ तक कि वन्य पशुओं के देह पर भी। जैसे जैसे मानवता का विस्तार और विकास हुआ, अतीत के विद्वानों ने शनैः शनैः गू के रहस्यों को अनावृत किया, जिन्होंने अपने प्राण छिद्रों को जागृत कर लिया है और जो अपने स्वयं के आदिम सार का उपयोग इन गू कीटों के पोषण, परिष्करण और संचालन के लिए करते हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने इन विभिन्न साध्यों को सिद्ध किया है, उन्हें हम गू स्वामी कहते हैं। और आप सभी ने 7 दिन पूर्व जागरण समारोह में सफलतापूर्वक अपने प्राण छिद्रों को जागृत कर लिया है। आदिम सागर के घनीभूत होने के साथ वर्तमान में आप सभी प्रथम श्रेणी के गू स्वामी हैं। ग्राम की पाठशाला में विद्यासागर ने अत्यंत आत्मविश्वास और संयम के साथ अपनी बात रखी। उनके सम्मुख 57 छात्र विराजमान थे जो एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे। गू स्वामियों के रहस्य और शक्ति इन युवाओं के हृदय में बहुत पहले ही गहराई से अंकित हो चुकी थी। अतः विद्यासागर जो कुछ भी सिखाते या कहते, उसमें छात्रों की गहन रुचि थी। इसी क्षण एक किशोर ने अपना हाथ उठाया। विद्यासागर की अनुमति पाकर वह खड़ा हुआ और पूछा, मान्यवर, मैं यह बाल्यकाल से जानता हूं कि गू स्वामियों की प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और इसी प्रकार अन्य श्रेणियां होती हैं। क्या आप हमें इसका विस्तृत विवरण दे सकते हैं? गू युवे शिक्षक ने शिरोच्छेद किया और हाथ के संकेत से उस युवक को बैठने का निर्देश दिया। गू स्वामियों की 9 श्रेणियां होती हैं, निम्न से उच्च की ओर, प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय और इसी प्रकार 9वीं श्रेणी तक। प्रत्येक श्रेणी को एक महाक्षेत्र माना जाता है और वह 4 उपचरणों में विभाजित होती है: प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, उच्च चरण और शिखर चरण। आप सभी अभी अभी गू स्वामी बने हैं, अतः आप सभी प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक चरण पर हैं। यदि आप अपनी साधना में कठोर परिश्रम करेंगे तो आपका साधना आधार स्वाभाविक रूप से द्वितीय श्रेणी, यहां तक कि तृतीय श्रेणी तक उन्नत होगा। निसंदेह आपकी प्रतिभा जितनी उत्कृष्ट होगी, आपकी पदोन्नति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। घ श्रेणी की प्रतिभा हेतु आदिम सागर प्राणछिद्र की लगभग 2-3 परतों को व्याप्त करता है, जिसकी अधिकतम पहुंच प्रथम से द्वितीय श्रेणी तक होती है। ग श्रेणी की प्रतिभा के लिए आदिम सागर छिद्र की 4-5 परतें घेरता है। सामान्यतः प्रगति द्वितीय श्रेणी पर ही ठहर जाती है, किंतु भाग्यवश कुछ न्यून प्रतिशत लोग तृतीय श्रेणी के प्रारंभिक चरण तक पहुंच सकते हैं। ख श्रेणी की प्रतिभाओं में आदिम सागर छिद्र की 6-7 परतों को घेरता है। वे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी तक साधना करने में सक्षम होते हैं। जहां तक की श्रेणी की प्रतिभा का प्रश्न है, आदिम सागर प्रचुर होता है। यह छिद्र की 8-9 परतों को आच्छादित करता है। इस प्रकार की प्रतिभा वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक संपन्न और गू स्वामी की साधना हेतु सर्वोत्तम होता है, जो पंचम श्रेणी तक पहुंचने में समर्थ होता है। जहां तक छठी श्रेणी और उससे ऊपर के गू स्वामियों की बात है, वे सभी किंवदंतियां हैं। मुझे भी उनके विवरण के विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं है। गू युवे वंश में कभी भी छठी श्रेणी का गू स्वामी प्रकट नहीं हुआ है, किंतु चतुर्थ और पंचम श्रेणी के गू स्वामी हमारे यहां पूर्व में रहे हैं। किशोरों के कान खड़े हो गए, उनकी आंखें सुनते हुए कांति से चमक उठीं। उनमें से कई स्वयं को प्रथम पंक्ति में अडिग बैठे गू युवे आयुष की ओर देखने से न रोक सके। अंततः वह क श्रेणी की प्रतिभा जो था, उनकी आंखें ईर्ष्या और डाह की भावनाओं से भरी थीं। उसी समय कुछ लोग कक्षा की अंतिम पंक्ति के कोने की ओर भी ताक रहे थे। कोने में खिड़की के सहारे झुके हुए गू युवे रुद्र थे, जो मेज पर सिर रखे गहरी निद्रा में मग्न थे। देखो, वह अब भी सो रहा है, कोई फुसफुसाया।
वह निरंतर 1 सप्ताह से सो रहा है, क्या वह अभी तक नहीं जागा? किसी और ने टोकते हुए कहा। इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि वह सारी रात जागता है और गांव की सीमा पर भटकता रहता है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे कई बार देखा है। प्रत्यक्षतः वह रात्रि में मदिरा का पात्र हाथ में लिए बाहर पूर्णतः मदहोश रहता है। सौभाग्य से इन कुछ वर्षों में गांव के आसपास का क्षेत्र सुरक्षित कर दिया गया है, इसलिए वह संकट मुक्त है। सहपाठी यहां वहां कानाफूसी करने लगे, जिससे हर प्रकार के प्रलाप शीघ्रता से फैल गए। खैर, आघात ही इतना बड़ा था, जिसे इतने वर्षों तक प्रतिभाशाली कहा गया, वह अंततः अप्रत्याशित रूप से ग श्रेणी की प्रतिभा निकला। हे, काश बात केवल इतनी ही होती। अन्य सभी लोगों में से उसके अपने छोटे भाई को के श्रेणी घोषित किया गया, जो वर्तमान में आकर्षण का केंद्र है और सर्वोत्तम सुविधाओं का आनंद ले रहा है। अनुज नभ की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है और अग्रज पाताल की गहराइयों में गिरा जा रहा है। धिक्कार है। जैसे जैसे शिष्यों के मध्य कोलाहल बढ़ता गया, विद्यासागर के माथे पर चिंता और रोष की रेखाएं गहरी होती गईं। संपूर्ण कक्षा में सभी किशोर शिष्टतापूर्वक आसीन थे और उनमें उत्साह की उमंग थी। इस जीवंत वातावरण में मेज पर सिर रखकर सोता हुआ रुद्र अत्यंत आपत्तिजनक और आंखों को खटकने वाला प्रतीत हो रहा था। 1 सप्ताह बीत चुका है, किंतु यह अब भी वैसा ही निरुत्साहित है। अवश्य ही आरंभ में मैंने इसे पहचानने में भूल की थी। भला ऐसा व्यक्ति प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है? विद्यासागर ने खिन्न होकर सोचा। उन्होंने इस विषय में रुद्र को अनेक बार समझाया था, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। रुद्र अपनी मनमानी ही करता रहा। वह प्रत्येक कक्षा में निद्रालीन रहता, जिससे शिक्षा के उत्तरदायी विद्या सागर का सिर झुंझलाहट के मारे फटने लगता था। रहने दो, यह तो केवल ग श्रेणी का है। यदि वह इस प्रकार के आघात को भी नहीं सह सकता, तो ऐसी प्रकृति वाले बालक का पोषण करना कुल के संसाधनों का अपव्यय ही होगा। इससे कुछ भी शुभ प्राप्त नहीं होगा। विद्यासागर का हृदय रुद्र के प्रति घोर निराशा से भर गया। रुद्र मात्र ग श्रेणी की योग्यता रखता था, जबकि उसके अनुज आयुष में क श्रेणी की प्रतिभा थी। वास्तविक रूप में वही ऐसा व्यक्ति था जिस पर कुल द्वारा शक्ति और समय व्यय करना सार्थक था। इन विचारों के बीच विद्यासागर नवीनतम प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। कुल के इतिहास में अनेक पराक्रमी योद्धा हुए हैं। पंचम स्तर के 2 महान अधिपति थे। उनमें से एक हमारे कुल के प्रथम पीढ़ी के मुखिया और पूर्वज थे, जिन्होंने इस ग्राम की स्थापना की थी। दूसरे चतुर्थ पीढ़ी के कुल प्रमुख थे। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने पंचम स्तर के गु साधक की पराकाष्ठा तक साधना की थी। यदि उस नीच और निर्लज्ज असुर मदिरा मुनि ने उन पर छल से प्रहार न किया होता, तो कदाचित वे 6ठ स्तर को भी प्राप्त कर लेते। किंतु किसे झांत था कि यह कहते हुए उन्होंने एक गहरी लंबी आह भरी। मंच के नीचे बैठे युवाओं ने क्रोध के आवेश में चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। यह सब उस मदिरा मुनि के कारण हुआ। वह अत्यंत कपटी और धूर्त था। कितने दुख की बात है कि हमारे चतुर्थ कुल प्रमुख कोमल हृदय और दयालु थे, जिसके कारण उन्हें असमय वीरगति प्राप्त हुई। काश मेरा जन्म कुछ शताब्दियों पूर्व हुआ होता। यदि मैंने उस असुर को देखा होता तो मैं उसका विभत्स मुख नोच लेता। चतुर्थ कुल प्रमुख और मदिरा मुनि की यह गाथा संपूर्ण कुल में प्रचलित थी। मदिरा मुनि भी पंचम स्तर का एक गु साधक था, जो अपने समय में असुर पक्ष के बीच कुख्यात था और वर्षों तक एक महालंपट के रूप में जाना जाता था। कुछ 100 वर्ष पूर्व वह चिंगमाओ पर्वत पर आया था। उसने ग्राम में अपराध करने का दुस्साहस किया, किंतु अंततः चतुर्थ पीढ़ी के कुल प्रमुख ने उसे खोज निकाला। एक प्रलयंकारी युद्ध के पश्चात मदिरा मुनि की ऐसी दुर्दशा हुई कि उसे घुटनों के बल बैठकर प्राणों की भिक्षा मांगनी पड़ी। चतुर्थ कुल प्रमुख दयावान और उदार थे। उन्होंने उसे जीवन दान देने का विचार किया, किंतु तभी मदिरा मुनि ने अचानक छल से प्रहार कर दिया और कुल प्रमुख को गंभीर रूप से घायल करने में सफल रहा। कुल प्रमुख अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तत्काल मदिरा मुनि का वध कर दिया। तथापि उनके घाव असाध्य थे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। अतः कुल के निवासियों के हृदय में चतुर्थ पीढ़ी के कुल प्रमुख एक महान नायक थे, जिन्होंने ग्राम की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मदिरा मुनि। हाँ, कक्षा के शोर शराबे से जागकर रुद्र ने अपनी अलसाई हुई आंखें खोलीं। उसने अपने शरीर को अंगधाई दी और मन ही मन रोष के साथ सोचा, वह मदिरा मुनि कहाँ मरा था?
क्या कारण है कि संपूर्ण ग्राम छान मारने के पश्चात भी मुझे उसकी विरासत का कोई चिन्ह नहीं मिला? उसकी स्मृति के अनुसार कुल का एक गुसाधक था जिसका हृदय भग्न हो गया था और उसने अत्यधिक मदिरापान प्रारंभ कर दिया था। अब से लगभग 2 मास पश्चात वह व्यक्ति पूर्णतः मदहोश होकर ग्राम की सीमा के बाहर अड्डा था। उसकी मदिरा की तीव्र गंध ने अनजाने में ही एक मदिरा कीट को आकर्षित कर लिया। वह गो साधक हर्षित हो उठा और उसे पकड़ दचने के लिए उद्यत हुआ। मदिरा कीट तीव्रता से भाग निकला और वह साधक उसका पीछा करते हुए उसके पद चिन्हों पर चलने लगा, जहां उसे एक भूमिगत विवर का द्वार मिला और वह उसके भीतर प्रवेश कर गया। मदिरा कीट अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य श्रेणी का गू था। उस अर्ध मूर्छित साधक ने साहस जुटाया और विवर में प्रवेश किया, जहां उसने स्वयं को एक गुप्त भूमिगत गुफा में पाया। तदुपरांत उसने वहां मदिरा मुनि के अवशेष और उसके द्वारा छोड़ दी गई विरासत को खोज निकाला। जब वह गुसाधक गांव लौटा तो उसने अपनी खोजों की सूचना दी और तत्काल ही पूरे वंश में खलबली मचा दी। कालांतर में उस गुसाधक को इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ और उसका साधना स्तर एकाएक विलक्षण हो गया। उसकी प्रेमिका, जिसने कभी उसे त्याग दिया था, पुनः उसकी ओर आकर्षित होने लगी और वह कुछ समय के लिए वंश की चर्चाओं का केंद्र बन गया। दुर्भाग्यवश मैंने इस समाचार के विषय में केवल छिटपुट बातें ही सुनी थीं, अतः मुझे इसके सटीक स्थान का ज्ञान नहीं है। मुझे क्या झात था कि एक दिन मेरा पुनर्जन्म होगा। मदिरा मुनि, तुम न जाने कहाँ काल के ग्रास बन गए। इन बीते कुछ दिनों से वह प्रचुर मात्रा में मदिरा क्रय कर रहा था और रात्रि होते ही गांव के चतुर्दिक भटकने लगता था। वह मदिरा की सुगंध से मदिरा कीट को आकर्षित करना चाहता था, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसे वह कीट कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जिससे उसे भारी निराशा हुई। यदि मैं उस मदिरा कीट को खोज पाता और उसे अपने प्राणघू के रूप में परिष्कृत कर लेता तो वह वंश के चंद्र प्रभागु से कहीं श्रेष्ठ सिद्ध होता। देखते ही देखते अप्रैल का मास आ गया है, अब अधिक समय शेष नहीं है। रुद्र ने एक दीर्घ निश्वास छोधा और वातायन से बाहर निहारने लगा। नीले गगन और श्वेत मेघों के तले हरित पर्वत श्रृंखलाएं क्षितिज तक विस्तृत थीं। निकट ही बांसों का एक कूंज था। ये चिंग माओ पर्वत के विशिष्ट भाला बांस थे, जिनकी प्रत्येक शाखा सूत्र की भांति सीधी थी और उनके अग्रभाग किसी भाले की नोक के समान अत्यंत तीक्ष्ण थे। कुछ ही दूरी पर वनखंड पल्लवित हो रहे थे। पीले हरे रंग के विस्तार में कोमल कोंपलें फूट रही थीं। यदा कदा शाखाओं पर अत्यंत सुंदर और वर्णमयी गौरैयाओं आ बैठती थीं। वसंत की वायु बह रही थी, जो पर्वतों और सरिताओं की शीतलता को समेटकर चराचर जगत में बिखेर रही थी। अनजाने में ही कक्षा का समय लगभग पूर्ण हो चुका था। विद्यासागर ने अंततः उद्घोषणा की, इस सप्ताह मैंने आप सभी को अपने विवर के आदिम समुद्र का अवलोकन व निरीक्षण करना और शरीर के भीतर आदिम सार को ध्यान के माध्यम से संचालित करना सिखाया है। अब समय आ गया है कि आप सभी अपने प्राणगु को परिष्कृत करें। इस कक्षा के पश्चात आप सभी अकादमी के घु कक्ष में जाएंगे और एक घुकीट का चयन करेंगे। चयन के उपरांत अपने निवास पर जाकर पूर्ण एकाग्रता से उसे परिष्कृत करें। जब आप सफलतापूर्वक उसे परिष्कृत कर लेंगे, तभी अकादमी लौटकर अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे। साथ ही यह आपका प्रथम मूल्यांकन भी है। जो इस कार्य को सर्वप्रथम पूर्ण करेगा, उसे 20 आदिम पाषाणों की भारी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पाठशाला के समीप ही एक कीट कक्ष स्थित था। यह कक्ष अधिक विशाल नहीं था। इसका विस्तार मात्र 60 वर्ग मीटर था। एक कीट साधक के साधना मार्ग में कीट ही शक्ति की कुंजी होता है। पाठशाला की समाप्ति पर उत्साहित किशोर उस कीट कक्ष की ओर दौड़ पड़े। पंक्ति बनाओ, एक एक करके प्रवेश करो, सहसा कुछ स्वर गूंजे। कीट कक्ष के बाहर रक्षकों की उपस्थिति स्वाभाविक थी। युवा एक एक करके भीतर जाते और बाहर आते। अंततः रुद्र की प्रवेश करने की बारी आई। वह एक रहस्यमयी कक्ष था। चारों दीवारों में छिद्र थे। प्रत्येक वर्गाकार छिद्र के भीतर एक और वर्गाकार कोष्ठक बना था। इन छिद्रों का आकार भिन्न था, कुछ बड़े तो कुछ सूक्ष्म। बड़े छिद्र किसी मिट्टी के पात्र से अधिक विशाल नहीं थे और लघु छिद्र मुट्ठी के बराबर थे। उन अनेक कोष्ठकों में भांति भांति के पात्र रखे थे। धूसर पाषाण के कुंड, हरित मणिक की थालियां, तृणों से निर्मित उत्कृष्ट पिंजरे, मृत्तिका के चूल्हे आदि। इन पात्रों में विविध प्रकार के कीटों को रखा गया था।
कुछ कीट मौन थे, जबकि कुछ अत्यधिक कोलाहल कर रहे थे। चहचहाहट, कुड़कुड़ाहट और सरसराहट के स्वर, ये सभी ध्वनियाएं मिलकर जीवन की एक अद्भुत स्वर लिपि रच रही थीं। कीटों को भी 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो कीट साधकों के 9 स्तरों के अनुरूप हैं। इस कक्ष के सभी कीट प्रथम श्रेणी के हैं। रुद्र ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और तत्काल इस सत्य को भांप लिया। सामान्यतः प्रथम श्रेणी के साधक केवल प्रथम श्रेणी के कीटों का ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि वे उच्च श्रेणी के कीटों का उपयोग करें तो उन्हें अत्यंत भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कीटों के पोषण की भी आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के कीटों के भरण पोषण का व्यय प्रायः निम्न श्रेणी के साधकों की सामर्थ्य से बाहर होता है। अतः नवागंतुक साधक किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में सदा प्रथम श्रेणी के कीट को ही अपने प्रथम शोधित कीट के रूप में चुनते हैं। प्रथम शोधित कीट का साधक के लिए अत्यंत महत्व होता है। यह उसका प्राण कीट बन जाता है, जो उनके जीवन को परस्पर जोड़ देता है। यदि इसकी मृत्यु हो जाए तो साधक को भीषण आघात पहुंचता है। काश मेरी मूल इच्छा मदिरा मुनि के सुरा कीट को प्राप्त कर उसे अपना प्राण कीट बनाने की थी, किंतु अभी तक मदिरा मुनि के कंकाल की खोज में कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कब ढूंढ पाऊंगा या कब कोई और उसे ढूंढ लेगा। सुरक्षा की दृष्टि से मैं पहले एक चंद्र प्रकाश कीट ही चुन लेता हूं। रुद्र ने मन ही मन आह भरी और बाईं ओर की दीवार के साथ सीधा चलने लगा। इस दीवार के ऊपरी कोष्ठकों में से एक में रजत की थालियों की एक पंक्ति थी। प्रत्येक थाली में एक कीट था। ये कीट स्फटिक के समान स्वच्छ और अर्धचंद्र के आकार के थे। वे नीलकांत मणि के समान प्रतीत हो रहे थे। रजत पात्र की पृष्ठभूमि में वे कीट एक शांत और सौंदर्यमयी अनुभूति दे रहे थे। चंद्र प्रकाश कीट के नाम से विख्यात यह प्रजाति गुयुए वंश की अपनी विशिष्ट प्रजाति थी और कुल के अधिकांश सदस्य इसी को अपना प्राण कीट चुनते थे। चंद्र प्रकाश कीट प्राकृतिक नहीं था। यह गुयुए वंश द्वारा एक गुप्त विधि से विकसित की गई प्रजाति थी। यह अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता था। यह कहा जा सकता है कि यह कीट गुयुए वंश का प्रतीक था। चूंकि ये सभी प्रथम श्रेणी के चंद्र प्रकाश कीट थे, अतः इनमें बहुत कम अंतर था। रुद्र ने सहज भाव से एक चुना और उसे उठा लिया। चंद्र प्रकाश कीट अत्यंत हल्का था, मानो कागज का एक टुकड़ा। उस कीट ने उसकी हथेली का थोड़ा सा भाग घेरा। वह लगभग एक साधारण मणिक के पेंडेंट के आकार का था। जैसे ही रुद्र ने उसे अपने हाथ पर रखा, वह उसके पार देख पा रहा था और अपनी हथेली की रेखाओं को निहार सकता था। अंतिम बार निरीक्षण कर और कोई त्रुटि न पाकर रुद्र ने चंद्र प्रकाश कीट को अपनी जेब में रखा और कीट कक्ष से बाहर निकल गया। कक्ष के बाहर प्रतीक्षा सूची अभी भी लंबी थी। जैसे ही पंक्ति के अगले व्यक्ति ने रुद्र को निकलते देखा, वह उत्साहवश शीघ्रता से भीतर चला गया। यदि कोई और होता तो कीट प्राप्त करते ही वह सबसे पहले उसे घर ले जाकर शोधित करता, किंतु रुद्र को कोई शीघ्रता नहीं थी, क्योंकि उसका मस्तिष्क अभी भी सुरा कीट के विचार में मग्न था। सुरा कीट चंद्र प्रकाश कीट की तुलना में अधिक मूल्यवान था। यद्यपि चंद्र प्रकाश कीट गुयुए गांव की विशेषता थी, किंतु यह साधक के लिए उतना सहायक नहीं था जितना कि सुरा कीट। कक्ष छोड़ने के पश्चात रुद्र सीधा मदिरालय की ओर चल दिया। स्वामी, 2 पात्र पुरानी मदिरा। रुद्र ने अपनी जेब टटोली और शेष आदिम पाषाण के टुकड़े निकालकर पटल पर रख दिए। इन पिछले कुछ दिनों से वह यहां आकर मदिरा खरीदता, फिर गांव की सीमा के चारों ओर टोह लेता हुआ घूमता, ताकि मद्य कीट को आकर्षित कर सके और वह प्रकट हो जाए। दुकानदार एक नाटा और स्थूलकाय अधेड़ व्यक्ति था, जिसका मुखमंडल तैलीय था। इन कुछ दिनों के भीतर ही उसे रुद्र की पहचान हो गई थी। श्रीमान, आप पधार गए। रुद्र का अभिवादन करते हुए उसने अपना मोटा और छोटा सा गुदगुदा हाथ आगे बढ़ाया और बद्धी कुशलता से आदिम पाषाण के टुकड़ों को समेट लिया। उन्हें अपनी हथेली पर रखते हुए उसने अपने हाथ को ऊपर नीचे हिलाकर भार तौला कि वह उचित है या नहीं। इसके साथ ही दुकानदार की मुस्कान और गहरी हो गई। आदिम पाषाण इस संसार की प्रचलित मुद्रा थे, जिनका उपयोग समस्त वस्तुओं के मूल्य मापन हेतु किया जाता था। साथ ही ये संसार के सार तत्व का घनीभूत रूप भी थे, जिनका स्वयं पर प्रयोग किया जा सकता था और जो एक गोस्वामी की साधना में सहायक होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। मौद्रिक गुणों के साथ साथ उपयोगिता के गुणों के कारण ये पृथ्वी के स्वर्ण के समान थे।
पृथ्वी पर स्वर्ण मानक मुद्रा प्रणाली है और इस संसार में उसका स्थान आदिम पाषाणों ने ले लिया था। स्वर्ण की तुलना में आदिम पाषाणों की क्रय शक्ति और भी अधिक विस्मयकारी थी, किंतु रुद्र द्वारा इस प्रकार निरंतर व्यय किए जाने पर उसके पास चाहे कितने भी आदिम पाषाण क्यों न हो, वे कम ही पड़े डीएचने वाले थे। प्रतिदिन मदिरा के 2 पात्र और आज पूरे 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं। मेरी प्रारंभिक संचित पूंजी अब प्रायः समाप्त हो चली है। रुद्र ने हल्के से माथे पर बल डालते हुए सोचा और मदिरा के 2 पात्रों के साथ मधुशाला से बाहर निकल आया। एक बार जब कोई गूस्वामी बन जाता है तो वह अपनी गुहा के आदिम सागर को पुनः भरने के लिए सीधे आदिम पाषाण से आदिम तत्व निष्कर्षित करने में सक्षम होता है। अतः गूस्वामियों के लिए आदिम पाषाण केवल मुद्रा का एक रूप नहीं थे, बल्कि उनकी साधना के लिए एक पूरक भी थे। पर्याप्त आदिम पाषाणों के उपलब्ध होने पर साधना की गति अत्यधिक बढ़ जाती है। यह निम्न प्रतिभा श्रेणी वालों की त्रुटियों की पूर्ति कर सकता है। कल मेरे पास मदिरा खरीदने के लिए आदिम पाषाण शेष नहीं रहेंगे, फिर भी मध्य कीट प्रकट होने का नाम नहीं ले रहा। क्या मुझे वास्तव में चंद्रिकागु को ही ग्रहण कर उसे अपने प्राणगु के रूप में परिष्कृत करना होगा? रुद्र को मन में किंचित अतृप्ति अनुभव हुई। हाथ में मदिरा के 2 पात्र लिए चलते हुए वह विचार करने लगा। विद्यासागर ने कहा था कि जो प्रथम व्यक्ति अपने प्राण घू को परिष्कृत करने में सफल होगा उसे 20 आदिम पाषाणों का पुरस्कार दिया जाएगा। मुझे अनुमान है कि इस समय उनमें से अनेक विद्यार्थी अपने गृह पर अपने घू को परिष्कृत करने का भरसक प्रयास कर रहे होंगे ताकि प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। खेद का विषय है कि प्राण घू का परिष्करण व्यक्ति की प्रतिभा की परीक्षा अधिक है। जिनकी आदिम प्रतिभा उत्तम होगी उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। मेरी सी श्रेणी की प्रतिभा के साथ बिना किसी विशेष युक्ति के मेरे विजयी होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक इसी क्षण पीछे से आयुष की वाणी सुनाई दी। बड़े भाई, आप वास्तव में मधुशाला जाकर मदिरा क्रय कर रहे थे। मेरे साथ चलिए, चाची और चाचा आपसे भेंट करना चाहते हैं। रुद्र के चरण ठिठक गए और वह पीछे मुड़ा। उसने पाया कि उसका अनुज अब पूर्ववत नहीं रहा, जो वार्तालाप करते समय सदा अपना शीश झुकाए रहता था। इस समय दोनों भ्राता आमने सामने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि मिला रहे थे। वायु का एक झोंका चला जिससे ज्येष्ठ भ्राता के अस्त व्यस्त छोटे केश उड्डेहने लगे और अनुज के परिधान का निचला छोर लहराने लगा। मात्र 1 माह का संक्षिप्त कालखंड व्यतीत हुआ था, फिर भी मनुष्य परिवर्तित हो जाते हैं। जागरण समारोह के 1 सप्ताह पश्चात ज्येष्ठ और कनिष्ठ भ्राता के जीवन में एक विशाल परिवर्तन आ गया था। ज्येष्ठ भ्राता रुद्र बादलों की ऊंचाइयों से गिर पड़ा। उसकी प्रतिभाशाली होने की संझा निर्ममतापूर्वक खंडित हो गई और अनुज आयुष आभा के साथ प्रफुल्लित होने लगा। एक नवीन नक्षत्र के समान धीरे धीरे उदित होने लगा। अनुज आयुष के लिए इस प्रकार का परिवर्तन उसके संसार को झकझोर देने वाला था। अंततः उसने उन अनुभूतियों का रसास्वादन किया जो कभी उसके बड़े भाई की धरोहर हुआ करती थीं। लोगों द्वारा उस पर अपनी अभिलाषाएं टिकाने की भावना, और जब लोग ईर्ष्या तथा द्वेष भरी दृष्टि से उसे निहारते थे तब होने वाली अनुभूति उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे अचानक किसी अंधियारे कोने से खींचकर प्रकाशवान स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर दिया गया हो। प्रतिदिन जब वह निद्रा से जागता तो उसे लगता जैसे वह कोई अत्यंत मधुर स्वप्न देख रहा हो। उसके साथ पूर्व में और वर्तमान में किए जा रहे व्यवहार में दिन रात का अंतर था, जिससे वह अभी तक अपनी वास्तविकता पर पूर्णतः विश्वास करने में असमर्थ था और साथ ही इसके प्रति पूर्णतः अभ्यस्त भी नहीं हो पाया था। अनुकूलन दुष्कर था। अल्प समय में ही एक अज्ञात व्यक्ति से वह एक ऐसे व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गया था जिस पर सबकी दृष्टि टिकी रहती थी और लोग निरंतर उसकी ओर संकेत करते रहते थे। कभी कभी जब आयुष मार्ग पर चलता तो वह अपने परितः उपस्थित जनसमूह को स्वयं के विषय में चर्चा करते सुनता। प्रशंसा के वे स्वर उसके अंतर्मन को आह्लादित कर देते थे। उसका मुखमंडल तप्त हो उठता और वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता। उसकी आंखें दूसरों की दृष्टि से बचने का प्रयास करती, यहां तक कि वह उचित प्रकार से चलना भी विस्मृत कर बैठा था। प्रथम 10 दिनों के भीतर ही कुबेर आयुष कृशकाय तो हुआ, किंतु उसकी ऊर्जा और अधिक प्रखर हो गई। उसके हृदय की अगाध गहराइयों से आत्मविश्वास नामक भाव प्रस्फुटित होने लगा। यही वह अनुभव था
जिसे ज्येष्ठ भ्राता सदैव अनुभव करते आए थे, यह एक साथ कितना सुखद और कितना पीड़ादायक है। वह निरंतर अपने ज्येष्ठ भ्राता कुबेर रुद्र के विषय में चिंतन करता रहा। ऐसी चर्चाओं और ध्यानाकर्षण के सम्मुख उसके ज्येष्ठ भ्राता किस प्रकार स्वयं को संभालते थे। उसने अवचेतन रूप में रुद्र का अनुकरण करना आरंभ कर दिया, सदैव भावशून्य दिखने का स्वांग रचा। परंतु शीघ्र ही उसे झांत हो गया कि वह इस शैली के अनुकूल नहीं था। कभी कक्षा के मध्य किसी युवती का घोष उसे लज्जा से लाल कर देता। मार्ग पर आयु में बढ़ी स्त्रियों के परिहास और कटाक्ष उसे कई बार वहां से पलायन करने पर विवश कर देते। वह उस बालक के समान था जो अभी चलना सीख रहा हो। अपने नवीन जीवन के अभ्यस्त होने के प्रयास में वह लड्डखड़ाता और गिरता रहा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह अपने ज्येष्ठ भ्राता के विषय में सुनने से स्वयं को रोक न सका कि वे अवसाद में डूब चुके हैं, मद्यप बन गए हैं, रात भर घर नहीं लौटते और कक्षा में निर्बाध निद्रा लेते हैं। वह इस सूचना से स्तब्ध रह गया। उसका अपना ज्येष्ठ भ्राता, जो कभी अत्यंत सामर्थ्यवान और महान प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित था, सहसा ऐसा कैसे हो गया। किंतु धीरे धीरे उसे बोध होने लगा, अंततः उसका भ्राता भी एक सामान्य मनुष्य ही था। इस प्रकार की विफलता और भीषण आघात किसी को भी अवसाद के गर्त में धकेल सकते थे। इस समझ के साथ ही आयुष के अंतर्मन में एक अवर्णनीय हर्ष का संचार हुआ। यह वह भावना थी जिसे स्वीकार करने में उसे संकोच था, किंतु उसका अस्तित्व निर्विवाद था। उसका ज्येष्ठ भ्राता, जो कभी विलक्षण प्रतिभा माना जाता था और जिसकी छाया ने उसे सदा ढक कर रखा था, आज इतना हताश और निरुत्साहित था। विपरीत दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या यह उसकी अपनी उन्नति का प्रमाण नहीं था? वही सर्वश्रेष्ठ था, यही वास्तविक सत्य था। अतः जब उसने रुद्र को हाथ में मदिरा का पात्र थामे बिखरे बाल और अस्त व्यस्त वस्त्रों में देखा तो कुबेर आयुष को मानसिक शांति मिली और उसकी श्वासों की गति भी सहज हो गई। तथापि उसने कहा, ज्येष्ठ भ्राता, आपको यह मदिरापान त्यागना होगा। आप इस प्रकार स्वयं को नष्ट नहीं कर सकते। आपको तनिक भी आभास नहीं है कि आपके शुभचिंतक कितने चिंतित हैं। आपको चैतन्य होना होगा। रुद्र निर्विकार था, उसने कुछ नहीं कहा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को निहारा। अनुज कुबेर आयुष के नेत्र चमक रहे थे, जिनमें एक प्रखरता और तीक्ष्णता थी। वहीं ज्येष्ठ भ्राता कुबेर, रुद्र के नेत्र गहरे काले थे, जो किसी प्राचीन अगाध कुंड की भांति प्रतीत हो रहे थे। उन नेत्रों ने आयुष को एक विचित्र दबाव का अनुभव कराया। कुछ ही क्षणों में उसने अनजाने में अपनी दृष्टि फेर ली और कहीं और देखने लगा। किंतु जब उसे अपनी इस प्रतिक्रिया का आभास हुआ तो उसे स्वयं पर तीव्र क्रोध आया। वह क्रोध स्वयं के प्रति ही था। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम में अपने ज्येष्ठ भ्राता की आंखों में सीधे देखने का साहस भी नहीं है? मैं बदल चुका हूं, मैं पूर्णतः बदल चुका हूं। इन विचारों के साथ उसकी आंखों में पुनः वही प्रखरता लौट आई और उसने पुनः अपने भ्राता की ओर देखा। किंतु रुद्र अब उसकी ओर नहीं देख रहा था। दोनों हाथों में मदिरा के पात्र लिए वह आयुष के पास से निकल गया और मंद स्वर में बोला, अब और क्या ताक रहे हो? चलो। आयुष की श्वासें अनियंत्रित हो गईं। उसके हृदय में संचित शक्ति निष्कासित न हो सकी। इससे उसे एक ऐसी निराशा का अनुभव हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। अपने ज्येष्ठ भ्राता को बहुत आगे निकल चुका देख वह केवल उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए अपनी गति तीव्र कर सका। किंतु इस बार उसका मस्तक झुका हुआ नहीं था, अपितु सूर्य की किरणों की ओर उठा हुआ था। उसकी दृष्टि अपने उन चरणों पर टिकी थी जो ज्येष्ठ भ्राता रुद्र की परछाई को रौंद रहे थे। अस्ताचल की ओर बढ़ता सूर्य पूर्व की दिशा में रक्तवर्ण आभा बिखेर रहा था। गगन अभी भी दीप्तिमान था, किंतु चहुओर धूसर छाया का आवरण पसरने लगा था। गवाक्ष से परे दृष्टिपात करने पर दूरस्थ पर्वत श्रृंखलाएं शणै शणै सघन श्यामल वर्ण में विलीन हो रही थीं। बैठक कक्ष का प्रकाश मंद था। चची और चचा ऊंचे आसनों पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल अंधकार में ओझल थे और उनके मनोभावों को भांपना दुष्कर था। जब उन्होंने रुद्र को मदिरा के 2 पात्र ले जाते देखा तो उसके चचा गजेंद्र की भ्रुकुटियां तन गईं। उन्होंने मुख खोला और बोले, पलक झपकते ही तुम दोनों अब 15 वर्ष के हो गए हो। चूंकि तुम दोनों में ही गु साधक बनने की प्रतिभा है, विशेषकर आयुष में तुम्हारी चची और मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं तुम दोनों को 6 आदिम पत्थर दे रहा हूं, इन्हें स्वीकार करो।
गू के परिमार्जन में अत्यधिक आदिम सार व्यय होता है, अतः तुम्हें इन पत्थरों की आवश्यकता होगी। यह कहते हुए कुछ सेवक निकट आए और उन्होंने रुद्र तथा आयुष को एक एक छोटी थैली थमा दी। रुद्र ने मौन भाव से अपनी थैली ले ली। आयुष ने तत्काल अपनी थैली खोली और उसके भीतर 6 अंडाकार धूसर श्वेत आदिम पत्थर देखे। उसका मुख कृतज्ञता से दमक उठा और वह अपने आसन से उठकर चची और चचा की ओर मुखातिब हुआ। धन्यवाद चची और चचा, आपके भतीजे को आदिम सार की पूर्ति हेतु वास्तव में इन पत्थरों की आवश्यकता थी। आपने आज तक मेरा पालन पोषण किया है, यह कृतज्ञता मेरे हृदय पर अंकित है, मैं इसे कदापि नहीं भूलूंगा। चचा मुस्कुराए और उन्होंने सिर हिलाया। चची ने शीघ्रता से हाथ हिलाए और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यद्यपि तुम दोनों हमारी अपनी संतान नहीं हो, परंतु हमने सदैव तुम्हें अपना मानकर ही पाला है। तुम दोनों का भविष्य उज्जवल हो रहा है और हमें इस पर गर्व है। दुर्भाग्यवश हमारी अपनी कोई संतान नहीं है और कभी कभी हमने सोचा कि यदि तुम दोनों वास्तव में हमारी संतान बन सको तो यह सर्वोत्तम होगा। उनके शब्दों में गहरा अर्थ निहित था। आयुष इसे समझ न सका, किंतु रुद्र के माथे पर सूक्ष्म बल बढ़ गए। चचा ने बात काटते हुए कहा, मैंने तुम्हारी चची से इस विषय में चर्चा की है। हमने तुम्हें गोद लेने और एक वास्तविक परिवार बनने का विचार किया है। आयुष, क्या तुम इसके इच्छुक हो? आयुष क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, किंतु शीघ्र ही उसके चेहरे पर हर्षपूर्ण मुस्कान तैर गई और उसने कहा, सत्य कहूं तो माता पिता की मृत्यु के पश्चात से ही मैं अपने स्वयं के परिवार के लिए लालायित था। चची और चचा के साथ परिवार का अंग बनना, यह तो स्वप्न के सत्य होने जैसा है। चची के चेहरे के भाव कोमल हो गए और वह हंसते हुए बोली, तो फिर तुम हमारे सुपुत्र हो। क्या तुम्हें अब हमें चची और चचा कहना बंद नहीं कर देना चाहिए? पिताजी, माताजी। बोध होते ही आयुष ने अपना संबोधन बदल लिया। चची और चचा ठहाका मारकर हंस पड़े। कितना आज्ञाकारी पुत्र है। हम पति पत्नी का तुम्हें 5 वर्ष की आयु से पालना व्यर्थ नहीं गया। हमने पूरे 10 वर्षों तक तुम्हारा पोषण किया है, चची ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। चचा ने मौन खड्डे रुद्र की ओर देखा और सौम्य स्वर में पूछा, रुद्र, तुम्हारा क्या विचार है? रुद्र ने बिना एक शब्द कहे अपना सिर हिला दिया। भैया, आयुष उसे समझाने ही वाला था, परंतु चचा ने अपरिवर्तित स्वर में उसे रोक दिया। यदि ऐसी बात है भतीजे रुद्र, तो हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। चूंकि तुम अब 15 वर्ष के हो चुके हो, तुम्हें आत्मनिर्भर होना होगा। इस प्रकार तुम अपने वंश की परंपरा को भी सरलता से आगे बढ़ा सकोगे। तुम्हारे चचा ने आर्थिक सहायता के रूप में तुम्हारे लिए 200 आदिम पत्थर तैयार रखे हैं। 200 आदिम पत्थर? आयुष की आंखें फटी रह गईं। उसने जीवन में कभी इतने अधिक आदिम पत्थर नहीं देखे थे। वह अपने भीतर पनपते ईर्ष्या के भाव को छिपा ना सका, किंतु रुद्र ने पुनः सिर हिलाकर मना कर दिया। आयुष असमंजस में था, जबकि चचा के मुख के भाव किंचित बदल गए। चची का चेहरा भी क्रोध से तमतमा उठा। चची और चचा, यदि और कोई बात न हो तो आपका भतीजा अब प्रस्थान करेगा। रुद्र ने उन्हें पुनः बोलने का कोई अवसर नहीं दिया। अपनी बात पूर्ण कर उसने मदिरा के पात्र उठाए और तत्काल कक्ष से बाहर निकल गया। आयुष अपने आसन से उठा और बोला, पिताजी, माताजी, भैया अभी सही ढंग से नहीं सोच पा रहे हैं। क्या मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूं? चचा ने हाथ हिलाया और जानबूझकर आह भरते हुए कहा, अफसोस, इस विषय में विवश नहीं किया जा सकता। चूंकि तुम में यह सद्भावना है तो पिता के रूप में मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। सेवकों, कुंवर आयुष का ध्यान रखो और उनकी उचित सेवा करो। तो आपका पुत्र अब आज्ञा चाहता है। आयुष पीछे हट गया और बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। सूर्य पर्वतों के पीछे अस्त हो गया और कक्ष अधिक अंधकारमय हो गया। कुछ ही देर में उस तिमिर से चचा का शीतल स्वर उभरा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस धूर्त रुद्र ने हमारे षड्यंत्र को भांप लिया है। वीरेंद्र कुल के नियमों में यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि ज्येष्ठ पुत्र 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का पात्र होगा। रुद्र के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वे अपने पीछे अपार धन संपदा छोड़ गए थे। वर्तमान में वह संपत्ति चाची और चाचा गजेंद्र के संरक्षण में थी। यह विरासत मात्र 200 सार पाषाणों जैसी तुच्छ राशि के तुल्य नहीं थी। यदि रुद्र ने चाची और चाचा द्वारा गोद लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो वह इस संपत्ति पर अपने उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित हो जाता।
यदि 15 वर्षीय रुद्र वर्तमान में स्वतंत्र होने का निर्णय लेता तो वह भी कुल के नियमों के अनुकूल नहीं होता। सौभाग्यवश हम आयुष को अपने पक्ष में करने में सफल रहे और रुद्र की प्रतिभा भी मात्र अग्र श्रेणी की ही है। गजेंद्र ने हर्षित होकर एक गहरी श्वास ली। तो स्वामी, यदि रुद्र ने 16 वर्ष की आयु में स्वतंत्र होने का निश्चय किया तो हम क्या करेंगे? विरासत के विचार मात्र से चाची का स्वर व्याकुल हो उठा। यदि वह उच्चृंखल व्यवहार कर रहा है तो वह हमें दोष नहीं दे सकता। इससे पूर्व कि वह हमें छोड़ डालकर जाए, यदि हम उसे किसी घोर अपराध में लिप्त पाकर परिवार से निष्कासित कर दें तो उसका उत्तराधिकार स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। गजेंद्र ने क्रूरतापूर्वक समझाया। किंतु वह बालक अत्यंत चतुर है, वह भूल क्यों करेगा? चाची ने संशय में पूछा। गजेंद्र ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं और क्रोधवश फुसफुसाया, तुम वास्तव में मूर्ख हो। यदि वह भूल नहीं करेगा तो क्या हम उसे फंसा नहीं सकते? बस स्नेहा को रुद्र को लुभाने दो और फिर वह दुराचार का शोर मचा देगी। हम उसे रंगे हाथों पकड़ डलेंगे और मदिरा के नशे में उसके उन्माद की एक झूठी कथा गढ़ देंगे। निश्चित ही हम रुद्र को निष्कासित कर पाएंगे। स्वामी, आपके पास वास्तव में अद्भुत युक्तियां हैं। क्या विलक्षण योजना है? उस क्षण चाची के हर्ष की सीमा न रही। निशा का सघन अंधकार नभ पर छा गया था और आकाश को आच्छादित करने वाले नक्षत्र तैरते काले मेघों की ओट में छिप गए थे। ग्राम के प्रत्येक भवन में धीरे धीरे दीप प्रज्वलित होने लगे थे। आयुष को एक कक्ष के भीतर ले जाया गया। युवराज आयुष, स्वामी ने स्वयं मुझे विशेष रूप से आपके लिए यह कक्ष व्यवस्थित करने का आदेश दिया था। शांति ने आतिथ्यपूर्ण स्वर में कहा। उसने झुककर अभिवादन किया। उसके मुख पर चाटुकारितापूर्ण मुस्कान थी। आयुष ने चारों ओर दृष्टि दौड़ ढाई। उसकी आंखें चमक उठीं। यह कक्ष उसके पूर्व कक्ष की तुलना में कम से कम 2 गुना बद्धा था। कक्ष के मध्य में एक विशाल शैया थी। खिदहकी के समीप शीशम की एक मेज थी जिस पर सुंदर मसी और पत्र रखे थे। भित्तियां उत्कृष्ट आभूषणों से सुसज्जित थीं और उसके चरणों के नीचे कोई साधारण फर्श नहीं अपितु हस्त निर्मित कोमल कालीनों की एक परत बिछी थी। अपनी बाल्यावस्था से अब तक आयुष कभी ऐसे वैभवशाली कक्ष में नहीं रहा था। उसने तुरंत निरंतर सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत उत्तम है, वास्तव में प्रशंसनीय है। धन्यवाद शांति। शांति चाची और गजेंद्र की सर्वाधिक विश्वसनीय पात्र थीं। वह गृह के समस्त दासों की उत्तरदायी थी और अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप एक कुशल गृह प्रबंधिका थी। रुद्र की सेवा करने वाली कन्या स्नेहा उसी की पुत्री थी। शांति हंसी। मैं युवराज के आभार की पात्र नहीं हूं, यह तो मेरा कर्तव्य है, मेरा परम कर्तव्य। युवराज, आप निस्संकोच उत्तम भोजन करें और विश्राम करें। आपको जो भी चाहिए हो बस अपनी शैया के पार्श्व में रखी घंटी बजा दीजिएगा, कोई न कोई तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। स्वामी ने हमें पहले ही निर्देशित कर दिया है कि इन कुछ दिनों में आप अपना सारा ध्यान केवल साधना पर केंद्रित करें, शेष सभी कार्य हम पर छोड़ दें। आयुष के हृदय में कृतज्ञता का ज्वार उमद्द पद्दा। उसने कुछ कहा तो नहीं, किंतु मन ही मन निश्चय किया कि इस बार उसे प्रथम स्थान प्राप्त करना ही होगा और चाची तथा गजेंद्र को निराश नहीं करना है। आकाश में काले बादल और सघन होते जा रहे थे और रजनी अधिक अंधकारमयी होती जा रही थी। नभमंडल के अधिकांश तारे मेघों में लुप्त हो चुके थे। बस कुछ ही अपनी क्षीण आभा के साथ आकाश में टिमटिमा रहे थे। चाची और गजेंद्र निश्चित रूप से इस समय मुझे गृह से निष्कासित करने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। पिछले जन्म में उन्होंने गुप्त रूप से सेवकों को मुझे उकसाने के लिए प्रेरित किया था और फिर मुझे फंसा दिया था। उसके पश्चात उन्होंने मुझे परिवार से बहिष्कृत कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस जीवन में कोई परिवर्तन होगा। सड़कों पर चलते हुए रुद्र मन ही मन उपहास पूर्वक हंसा। वह बहुत पहले ही अपनी चाची और चाचा के वास्तविक चरित्र को पहचान चुका था, किंतु वह इसे समझ भी सकता था। धन के लोभ में मनुष्य अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। भूलोक हो या यह जगत, सर्वदा ऐसे अगणित मनुष्य रहेंगे जो वैयक्तिक स्वार्थ और लाभ की वेदी पर आत्मीयता, मैत्री और अनुराग की बलि चढ़ाने को उद्यत रहते हैं। वस्तुतः रक्त संबंधों का कोई वास्तविक अस्तित्व ही न था। आदिकाल में जब काकी और काका ने रुद्र और आयुष को आश्रय दिया, तब उनका एकमात्र ध्येय उनकी पैतृक संपत्ति को हस्तगत करना था। यह तो केवल उन दोनों भ्राताओं का सामर्थ्य था कि वे निरंतर उनकी अपेक्षाओं से परे सिद्ध हुए।
प्रत्येक कार्य सुगम होने से पूर्व दुर्गम होता है। मेरे संदर्भ में तो यह और भी अधिक सत्य है। प्रथम तो मैं किसी विलक्षण प्रतिभा का स्वामी नहीं हूं। द्वितीय, मुझे किसी गुरु का संरक्षण भी प्राप्त नहीं है। यह शून्य से एक कुल का सृजन करने के समान है। किंतु पितृ धरोहर की प्राप्ति मेरे लिए एक महान लाभ सिद्ध हो सकती है। पूर्व जन्म में काकी और काका ने वह संपत्ति हड़प ली थी, जिसके कारण मुझे प्रथम श्रेणी की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए 2 पूर्ण वर्ष व्यर्थ करने पड़ रहे थे। इस जन्म में मैं वैसी त्रुटि की पुनरावृत्ति सहन नहीं कर सकता। चलते चलते रुद्र के अंतर्मन में ये विचार कौंध रहे थे। गृह निवास के स्थान पर उसने मदिरा के 2 कलश उठाए और ग्राम की सीमा की ओर प्रस्थान किया। निशा गहन होती जा रही थी और सघन मेघों ने तारामंडल की आभा को ओझल कर दिया था। पर्वतीय समीर मंद मंद बह रही थी, जो धीरे धीरे प्रचंड रूप धारण करने लगी। गिरिवर्षा सन्निकट थी, किंतु उसे अन्वेषण जारी रखना था। पितृ अधिकार प्राप्त करने हेतु उसे 16 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करनी अनिवार्य थी, और मदिरा मुनि की निधि ही वह एकमात्र साधन थी जिसे वह निकट भविष्य में प्राप्त कर सकता था। वीथियों में जनमानस का अभाव था। मार्ग के पार्श्व में स्थित आवासों से क्षीण प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। वायु के झोंकों के साथ शुष्क पत्र और कचरा इधर उधर उड्डाच रहे थे। रुद्र के झीने वस्त्र उस पर्वतीय वायु के वेग को रोकने में असमर्थ थे, और वह एक शीतल सिहरन का अनुभव करने लगा। उसने सहज ही मदिरा कलश का मुख खोला और एक अल्प घूंट कंठ के नीचे उतारा। यद्यपि वह मदिरा कलुषित थी, तथापि उसके पान मात्र से शरीर में ऊष्मा का संचार होने लगा। विगत कुछ दिनों में यह प्रथम अवसर था जब उसने वास्तव में मदिरा का आस्वादन किया था। वह ग्राम की सीमा से जितना दूर बढ़ता गया, मार्ग के निकटवर्ती ग्रह उतने ही विरल होते गए और प्रकाश भी मंद पदस्ता गया। सम्मुख घनघोर अंधकार व्याप्त था। शैलवन में वायु का भीषण प्रहार हो रहा था। निशा में वृक्षों की शाखाएं इस प्रकार झूम रही थीं मानो वन पशुओं का कोई झुंड चिंघाट ढह रहा हो। रुद्र की गति शिथिल न हुई। वह ग्राम के विशाल महाद्वार से निकलकर उस तिमिर में विलीन होता चला गया। उसके पीछे सहस्त्रों दीपों से प्रज्वलित आवासों का आलोक था। उस प्रकाश पुंज के भीतर एक उष्ण और सुखद कोना भी था। अनुजायुष अपनी वेदी पर आसीन था और पाठशाला में अंकित की गई शिक्षाओं का पुनरावलोकन कर रहा था। भवन के भीतर दीपों का देदीप्यमान प्रकाश था और सुदृढ़ भित्तियां शीतल पवन को अवरुद्ध किए हुए थीं। उसके पार्श्व में उष्ण जिनसेंग पेय का एक पात्र रखा था, जिससे वाष्प की तरंगें उठ रही थीं। कुंवर आयुष, आपके स्नान हेतु उष्ण जल सज्जित है। द्वार के उस पार से स्नेहा का मधुर स्वर तैरता हुआ आया। आयुष का हृदय स्पंदित हो उठा। तब उसे भीतर ले आओ। स्नेहा कटी झुकाकर विनीत भाव से कक्ष में प्रविष्ट हुई। उसका मुखमंडल प्रफुल्लित था। यह दासी कुंवर का अभिनंदन करती है। उसकी नयनों में आयुष के प्रति मोहक कटाक्ष थे। रुद्र तो मात्र सी श्रेणी की साधारण प्रतिभा था, किंतु आयुष ए श्रेणी की अद्वितीय मेधा था। उसे अपने वश में कर लेना निश्चय ही परम सौभाग्य की बात थी। टप टप वर्षा की भारी और सघन बूंदें पृथ्वी पर गिर रही थीं, जो हरे भरे बांस के घर की छत से टकराकर एक तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। भवन के सम्मुख स्थित सरोवर की सतह वर्षा के प्रहार से तरंगित थी। जल में मछलियां चपलता से तैर रही थीं और तलहटी में जलीय वनस्पतियां मंद मंद झूम रही थीं। आकाश मेघाच्छन्न था। वर्षा की एक सघन चादर ने दृष्टि की सीमा तक सब कुछ ओझल कर दिया था। उस धुंधले कक्ष की खिड़की खुली थी, जहां से रुद्र शांत भाव से मूसलाधार वर्षा को देखते हुए लंबी श्वास ली। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी हैं। 3 रात्रि पूर्व वह मदिरा के 2 कलश लेकर गांव से बाहर निकला था और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन कर रहा था, किंतु मध्य रात्रि होते ही मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। वर्षा में सराबोर होने की बात तो गौण थी। मुख्य समस्या यह थी कि ऐसी परिस्थिति में खोज जारी रखना असंभव था। वर्षा का जल शीघ्र ही मदिरा की सुगंध को मिटा देता। साथ ही यदि वह इन परिस्थितियों में खोज करने का दुस्साहस करता तो इससे संदेह उत्पन्न हो सकता था। यद्यपि उसने अपने वास्तविक उद्देश्यों को छिपाने के लिए एक हताश शराबी का स्वांग रचा था, परंतु वह जानता था कि दूसरों की बुद्धि को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए। केवल मूर्ख ही दूसरों को मतिहीन समझते हैं। अतः इस विवशता में रुद्र को अपनी खोज रोकनी पड़ी।
इसके अतिरिक्त जब से वर्षा प्रारंभ हुई थी वह निरंतर जारी थी। कभी वेग तीव्र होता तो कभी मंद, किंतु वह थमी नहीं। प्रतीत होता है कि इस प्रकार मैं शीघ्र ही सुराकीट को नहीं खोज पाऊंगा। सुरक्षा की दृष्टि से अब मेरे पास चंद्रप्रभागु के शोधन का ही विकल्प शेष है। यदि शोधन के समय मुझे सुराकीट मिल जाए तो वह सर्वोत्तम होगा, अन्यथा इसी से संतोष करना होगा। परंतु यह तो संसार की रीति है। स्वच्छ आकाश में भी अकस्मात झंझावात आ सकता है। अनपेक्षित घटनाएं कभी भी घटित हो सकती हैं। इस जगत में भला कौन है जिसकी यात्रा पूर्णतः निर्बाध और निष्कलंक रही हो। रुद्र के विचार अत्यंत स्थिर थे। उसके 500 वर्षों के अनुभव ने उस आवेग को बहुत पहले ही शांत कर दिया था, जो उसमें वैसे भी विरले ही था। उसने द्वार और खिड़की बंद किए और शैया पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने धीरे से आंखें मूंदी और कुछ गहरी श्वासें लेकर अपने चित्त को एकाग्र किया। अगले ही क्षण उसके अंतर्मन में उसके आदिम शून्य का दृश्य उभर आया। यह शून्य यद्यपि शरीर के भीतर स्थित था, किंतु वह रहस्यात्मक रूप से विलक्षण था, असीम रूप से विशाल और फिर भी अनंत सूक्ष्म। उस शून्य की बाहरी परत प्रकाशमयी थी। वह श्वेत प्रकाश देखने में अत्यंत क्षीण प्रतीत होता था, फिर भी उसने उस विवर को सुदृढ़ आधार दे रखा था। शून्य के भीतर आदिम सार का एक सागर हिलोरे ले रहा था। जल का रंग हरित ताम्र जैसा था और उसकी सतह दर्पण की भांति निर्मल और शांत थी। जल का स्तर शून्य की ऊंचाई के लगभग आधा था। सागर का कुल विस्तार उस शून्य के 44% भाग में व्याप्त था। यह एक प्रथम श्रेणी के गुसाधक का हरित ताम्र आदिम सागर था और जल की प्रत्येक बूंद साक्षात आदिम सार थी। यह रुद्र का जीवन तत्व और उसके सार, प्राण शक्ति तथा आत्मा का घनीभूत रूप था। आदिम सार की प्रत्येक बूंद बहुमूल्य थी, क्योंकि यही गुसाधक की जाज जी जाजडी छो और उसकी शक्ति का स्रोत थी। गुसाधकों को गु कीटों के शोधन और उनके प्रयोग के लिए इसी आदिम सार पर निर्भर रहना पड़ता है। आदिम सागर से अपना ध्यान हटाकर रुद्र ने आंखें खोलीं और चंद्रप्रभा गु को बाहर निकाला। वह कीट उसकी हथेली के मध्य शांत भाव से बैठा था, जो नीले अर्धचंद्र के समान सूक्ष्म और स्फटिक जैसा पारदर्शी था। मात्र एक विचार के साथ उसके शून्य में स्थित आदिम सागर उद्वेलित हो उठा और आदिम सार की एक धार सतह से फूटकर शरीर के बाहर निकली और अंततः चंद्रप्रभागु में प्रविष्ट हो गई। चंद्रप्रभागु एकाएक नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो उठा और रुद्र की हथेली पर हल्का सा कांपने लगा, मानो वह आदिम सार के इस प्रवाह का प्रतिरोध कर रहा हो। गुकीट आकाश और पृथ्वी के सार हैं, जो जगत के रहस्यों को समेटे हुए प्रकृति के नियमों के संवाहक होते हैं। वे आकाश के नीचे स्वतंत्र विचरण करने वाले जीव हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी स्वतंत्र चेतना होती है। इस समय रुद्र उसे शोधित करने का प्रयास कर रहा था, जिसका अर्थ था उसकी चेतना को मिटाना। आसन्न संकट को भांपते हुए चंद्रप्रभागु ने स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध किया। शोधन की यह प्रक्रिया अत्यंत दुरूह है। चंद्रप्रभागु एक वक्रीय अर्धचंद्र के समान था। जैसे ही हरित ताम्र आदिम सार उस अर्धचंद्र में प्रवाहित हुआ, उसके दोनों नुकीले सिरे हरे रंग में परिवर्तित होने लगे। धीरे धीरे यह हरित ताम्रसार उस अर्धचंद्र के मध्य भाग की ओर फैलने लगा। 3 मिनट से भी कम समय में रुद्र का मुख विवर्ण हो गया। आदिम सार की एक विशाल मात्रा निरंतर चंद्र प्रकाश कीट में प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसे ऐसी दुर्बलता का अनुभव हुआ जिसने त्वरित ही उसके हृदय पर प्रहार किया। 1%, 2%, 3%, 8%, 9%, 10%। 10 मिनट पश्चात रुद्र के आदिम सागर का 10% सार व्यय हो चुका था। तथापि उस नीलमणि के समान चमकते चंद्र प्रकाश कीट की सतह पर अर्धचंद्र के दोनों छोरों पर स्थित हरित ताम्र सार के बिंदु केंद्र की ओर केवल अति सूक्ष्म क्षेत्र तक ही बढ़ पाए थे। चंद्र प्रकाश कीट का प्रतिरोध अत्यंत प्रबल था। सौभाग्यवश रुद्र ने इसका पूर्वानुमान पूर्व में ही लगा लिया था और उसे कोई विस्मय नहीं हुआ। वह दृढ़ रहा और उसने कीट के भीतर और अधिक सार उढेला। 1%, 2%, 3%। अगले 20 मिनटों के बाद रुद्र के शरीर के आदिम सागर में मात्र 14% सार शेष बचा था। चंद्रप्रकाश कीट पर हरित ताम्र सार का विस्तार थोड़ा और बढ़ा था। दोनों छोरों के हरित सार ने मिलकर कीट की सतह के लगभग 112 भाग को आच्छादित कर लिया था। कीट की शेष सतह अभी भी अपने मूल हल्के नीले रंग में ही थी। किसी कीट को सिद्ध करना अत्यंत दुष्कर है। रुद्र ने उसकी ओर देखते हुए दीर्घ निश्वास छोड़ा। उसने आदिम सार के प्रवाह को विच्छिन्न कर दिया।
जिससे परिशोधन की प्रक्रिया रुक गई। अब तक वह आधे घंटे से परिशोधन में संलग्न था। उसके मूलाधार का आधा से अधिक आदिम सागर रिक्त हो चुका था और मात्र 14% सार ही शेष था, और चंद्रप्रकाश कीट केवल 1 के 12 भाग ही सिद्ध हो पाया था। स्थिति और भी जटिल तब हो गई जब चंद्रप्रकाश कीट से अभी भी वह मंद नीली आभा उत्सर्जित हो रही थी। यद्यपि रुद्र ने परिशोधन रोक दिया था, किंतु कीट ने प्रतिरोध करना बंद नहीं किया। वह अभी भी रुद्र के हरित ताम्र आदिम सार को निष्कासित कर रहा था। रुद्र स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता था कि जो आदिम सार उसने कीट के भीतर प्रवाहित किया था, उसे वह कीट तिल तिल कर अपने शरीर से बाहर धकेल रहा था। उसकी सतह पर अर्धचंद्र के दोनों छोरों पर स्थित वह हरिताम्र सार शनय शनय संकुचित हो रहा था। ह्रास की इस गति के अनुसार लगभग 6 घंटों के पश्चात वह कीट रुद्र के समस्त आदिम सार को पूर्णतः बाहर निकाल देने में सक्षम होता। उस समय यदि उसे पुनः परिशोधन का प्रयास करना पड़ता तो वह शून्य से आरंभ करने के ही समान होता। प्रत्येक बार कीट का परिशोधन 2 सेनाओं के मध्य युद्ध, एक मोर्चाबंदी या फिर सहन शक्ति की परीक्षा के समान होता है। यद्यपि मैंने कीट का 1/12 भाग सिद्ध कर लिया है, किंतु इसमें मेरे आदिम सार का 3/4 भाग व्यर्थ हो गया। परिशोधन के समय एक साधक को अपनी विजय को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर इस प्रक्रिया में लगे रहकर अपने आदिम सागर की पूर्ति करनी पड़ती है। किसी कीट का परिशोधन व्यक्ति की आदिम सार को संचालित करने की निपुणता और दीर्घकालिक संघर्ष के धैर्य की परीक्षा है। विचारमग्न रुद्र ने अपनी धनथैली से आदिम पाषाण का एक खंड निकाला। एक साधक के पास रिक्त हुए आदिम सार की पूर्ति के 2 मार्ग होते थे। प्रथम मार्ग प्राकृतिक पुनरुद्धार था। एक निश्चित अवधि के पश्चात आदिम सागर स्वतः ही सार को पुनः संचित कर लेता है। रुद्र जैसी उग्र श्रेणी की प्रतिभा के संदर्भ में 4% आदिम सार की पूर्ति में लगभग 1 घंटा लगता है। 6 घंटों में यह कुल मात्रा का 24% भाग ही पुनः प्राप्त कर सकता था। दूसरा मार्ग आदिम पाषाण से सीधे प्राकृतिक सार को अवशोषित करना था। आदिम पाषाण स्वयं प्रकृति की एक निधि है। घनीभूत प्राकृतिक आदिम सार होने के कारण इसके अवशोषण के समय आदिम सागर का जलस्तर ऐसी गति से बढ़ता है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। लगभग आधे घंटे के पश्चात आदिम सागर पुनः अपने मूल स्तर 44% तक भर गया। इस स्तर पर पहुंचते ही सागर का बढ़ता जलस्तर एकाएक रुक गया। यद्यपि मूलाधार के भीतर अभी भी रिक्त स्थान था, किंतु रुद्र और अधिक आदिम सार संचित नहीं कर सकता था। यही उसकी श्रेणी की प्रतिभा की मर्यादा थी। अतः यहां से कोई भी साधना की प्रतिभा के स्तर के महत्व को देख सकता है। प्रतिभा जितनी श्रेष्ठ होगी, मूलाधार उतना ही अधिक आदिम सार धारण कर सकेगा और आदिम सार की प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। रुद्र की स्थिति में कीट को सिद्ध करने और अपने पुरुषार्थ को स्थिर रखने के लिए उसे आदिम पाषाणों का आश्रय लेना ही पड़ता, क्योंकि उसके आदिम सार की प्राकृतिक प्राप्ति की दर चंद्रप्रकाश कीट द्वारा उसे बाहर धकेलने की दर को परास्त करने में असमर्थ थी। वहीं दूसरी ओर का श्रेणी की प्रतिभा वाले आयुष के लिए वह प्रति घंटा 8वें चित्तु आदिम सार की पूर्ति कर सकता था। 6 घंटों के भीतर वह अपने आदिम सार का 48% पुनः प्राप्त कर लेता और उसी समय सीमा में चंद्रकलागु मात्र 3% आदिम सार ही निष्कासित कर पाती। आयुष को किसी आदिम पत्थर की बाह्य सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं थी। वह शोधन की प्रक्रिया के मध्य अल्प विश्राम लेते हुए अपना कार्य जारी रख सकता था और कुछ ही दिनों में सफलतापूर्वक चंद्रकलागु को सिद्ध कर सकता था। यही कारण था कि रुद्र प्रारंभ से ही जानता था कि इस परीक्षा में चंद्रकलागु के शोधन हेतु उसे प्रथम स्थान प्राप्त करने का कभी कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसका व्यक्ति के वास्तविक सामर्थ्य से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि इसमें सर्वोपरि कारक प्रतिभा की श्रेणी थी। द्वितीय कारक आदिम पत्थर थे। यदि आदिम पत्थरों की प्रचुरता होती और बिना किसी संकोच के उनका उपभोग किया जाता, तो ख श्रेणी की प्रतिभा वाला व्यक्ति भी क श्रेणी की प्रतिभा को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता था। मेरे पास मात्र 6 आदिम पत्थर हैं। मैं मोहित या चिराग जैसे उन संपन्न व्यक्तियों की तुलना में कहीं नहीं ठहरता, जिनके पीछे उनके परिवार के वरिष्ठ जनों का वरदहस्त है। मेरी प्रतिभा ग श्रेणी की है, जिसकी तुलना
आयुष की एकक्का श्रेणी की प्रतिभा से नहीं की जा सकती। इस परीक्षा में मेरे विजयी होने की कोई संभावना नहीं थी। क्यों न मैं अपनी ऊर्जा को किसी अन्य दिशा में मोड़ दूं और उस मदिरा कीट की खोज करूं। यदि मैं मदिरा कीट को अपना प्राण गु बना सकूं तो वह इस चंद्रकलागु से कहीं अधिक उत्तम सिद्ध होगा। खिड़की के बाहर वर्षा का स्वर मंद पड़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेघ अब थमने को हैं। 3 दिन और 3 रातों से निरंतर वर्षा हो रही है। अब इसके शांत होने का समय आ गया है। रुद्र ने चंद्रकलागु को सुरक्षित रखा और अपनी शैया से नीचे उतरा। जैसे ही वह खिड़की खोलने को उद्यत हुआ, द्वार पर किसी ने दस्तक दी। द्वार के बाहर से उसकी सेविका स्नेहा का स्वर सुनाई दिया। युवा स्वामी रुद्र, यह मैं हूं। 3 दिनों से निरंतर वर्षा हो रही है, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ भोजन और मदिरा लेकर आई हूं। स्वामी भोजन ग्रहण कर अपने मन के अवसाद को कुछ कम कर सकते हैं।